नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में पुष्पेंद्र कुमार। देश के अहम मुद्दों की चर्चा होने जा रही है। हमारे साथ डिबेट में मौजूद हैं बीजेपी नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा। हमारे साथ में दूसरे मेहमान मौजूद हैं सपा नेता किशन यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में प्रसपा नेता मौजूद हैं राजू राजपूत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस नेता मौजूद हैं सतीश नागर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देश जो है वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे रिपोर्टरों ने कवरेज करी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पहले तो ये रिपोर्ट देखिए। इससे बहुत परेशानी जी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अब गाड़ी बेच दूं। गाड़ी चलाना हमारे बस में ही नहीं है। हर दिन रोज डीजल बढ़ ही जा रहा है। पर ये तो बस मार पड़ रही है। एक तो लॉकडाउन से अभी आदमी उभरा नहीं है और दोबारा फिर ये डेली 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे सुबह देखते हैं डेली बढ़ जाता है। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े जा रहे हैं। ट्रक वाले भी स्ट्राइक के रूप में बोल रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे ट्रक वाले भी। अब क्या करेंगे आदमी, काम करना है तो ढलवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेट्रो में जाएंगे। कमाई कम है और खर्चे ज़्यादा है। पेट्रोल पहले 60 रुपये था, अब 90 रुपये पहुँच गया है, तो ये कम। सर मुझे लग रहा है ना कि मध्यम वर्ग पे काफ़ी ज़्यादा भार आ रहा है पेट्रोल के रेट बढ़ने के कारण। ठीक है, इंटरनेशनल प्राइसेस जहाँ तक कभी कभी लो हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस हिसाब से पेट्रोल के प्राइस लो नहीं होते हैं, है ना। ये जो मार्केट बेस्ड व्यवस्था है ना, इसमें थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए उस हिसाब से, ताकि जो है मध्यम वर्ग पे कर का भार कम पड़े थोड़ा सा। सरकार ने मध्यम वर्गीय जो जनता है उसको लूटने के लिए पूरा एक नेक्सस बना लिया है कि पेट्रोल के थ्रू ही लूटेंगे। पूरे देश में पेट्रोल सस्ता है। उत्तर प्रदेश में 82-83 रुपये लीटर पेट्रोल है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जो है डकैती का अड्डा बनाए हुए हैं, 97 रुपये लीटर पेट्रोल है। क्या जनता से इससे अच्छा कि वो सड़क पे खड़े हो जाएं और जनता से चंदा। महंगाई को लेकर क्या कहना आपका? महंगाई को लेने का ये कहना है कि ताकि सभी चीज़ के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के, गैस सिलेंडर के, फलों के, सब्जी के, गरीब इंसान कम होना चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। और 100 रुपये लीटर पेट्रोल होगा, खाने का तेल महंगा हो गया, हर प्रकार से हर चीज़ तो महंगी हो ही जा रही है। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। महंगाई को लेकर क्या कहना आपका? अरे क्या बोलना भैया, ये पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गए, गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया, महंगाई इतनी सारी हो गई है कि क्या जीना मुश्किल हो गया। आम आदमी क्या करेगा उसमें, कैसे क्या खर्च चला है। 100 रुपये लीटर हो गया है और गैस सिलेंडर बढ़ गए हैं। इसमें गरीब आदमी पिटा रहा है। इसको मोदी जी को कहना चाहिए कि भाई थोड़ा कम करो रेट इसका। आए दिन पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और रावण के देश लंका में पेट्रोल सस्ती है, राम के देश भारत में पेट्रोल महंगा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? केंद्रीय सरकार महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है। पेट्रोलियम के ध्यान मतलब महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जब आम जनता त्रस्त है, केंद्रीय सरकार को पेट्रोलियम के भाव कम करने चाहिए। सब्सिडियां खत्म करती जा रही है केंद्रीय सरकार और जो पूंजीपतियों को बढ़ावा देती चली जा रही है। ऐसी कानूनी नीतियों को समाप्त कर देना चाहिए। हाँ, तो अभी आप तस्वीर देख रहे थे उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश, जहां पर लोग, आम जनमानस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी नेत्री हैं ज्योति वर्मा। ज्योति वर्मा जी, राम राज्य में पेट्रोल महंगा और रावण देश में पेट्रोल सस्ता, ऐसा क्यों है? जो आगामी बजट आया है हमारा, ये बजट सिद्ध करता है कि ये बजट सही है, क्योंकि जैसे ही बजट आया सबसे पहले शेयर मार्केट ने उछाल दी। अगर शेयर मार्केट डाउन हो जाता तो ये लगता कि ये बजट अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम लेते हैं कि किसानों को बहुत कमी है, बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत में है। किसानों को भी हमने 1.5 गुना ज्यादा लाभ दिया है। उनका कर्ज बढ़ाने की हमने स्कीम भी निकाली है, 16,50,000 करोड़ की ये स्कीम है। उसके बाद हमने बहुत सारे ऐसे भी काम किए हैं जिनके मैडम जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कह रही हैं कि बजट जो है, बजट तो जनता के हित में ही आता है ना। बजट जनता के हित में, लेकिन फिर भी जनता परेशान है, ऐसा क्यों? हमारे साथ भी सतीश नागर जी मौजूद है, इसका जवाब देंगे। सतीश नागर जी। पुष्पेंद्र जी,
अभी आपके द्वारा जो स्क्रिप्ट दिखाई गई उसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसे एक राय शुमार की गई कि इस सरकार के बारे में कि डीजल पेट्रोल के दाम, मैं आपको बता दूं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जब हमारा डीजल पेट्रोल महंगा होगा, हमारी खाने की वस्तुएं सारी महंगी होंगी, हमारे रिक्शे का किराया बढ़ेगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस देश की जनता का शोषण करने का काम कर रही है। इनका काम केवल ये है कि लोग बेरोजगार होंगे, लोग अशिक्षित होंगे, लोगों के पास काम नहीं होगा तो ये लोग ज्यादा दिन तक गुलाम रहेंगे। देखो एक और ये भी बात है कि उद्योगपति तो आराम से पेट्रोल डीजल उसके लिए चाहे जितना महंगा हो जाए, उद्योगपति को कोई मतलब नहीं है कि परेशानी है तो सिर्फ आम जनमानस को। जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, किशन यादव जी, क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले तो भारत टीवी समाचार को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिस तरीके से आप निरंतर मुद्दे आप उठाते हैं, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया महंगाई को लेके। लेकिन हमारी बहन प्रवक्ता महोदय जी बीजेपी से हैं, वो भी बोल रही थी कि हमारा बजट बहुत अच्छा है, बजट को लेके तरह तरह की स्कीमें भी लाई गई हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इससे पूर्व में एक बजट आया था, उसमें बताया गया था कि हम 100 स्मार्ट सिटी लेके आएंगे। आप जवाब देना चाहे तो जवाब दे भी सकते हैं कि 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी का ही ये नाम बता दें जो पहले का बजट था। एक बात। दूसरी बात ये है कि इनको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डीजल पेट्रोल अब की बार बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, जिस तरीके से स्लोगन पेट्रोल पंप पर लगाएगी, अब लोग अगर उन पेट्रोल पंप के स्लोगन को देखते हैं तो कम से कम गायत्री मंत्र के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पूछने का काम करते हैं। सत्ता में आने से पहले भी यही कहा था कि महंगाइयां हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्या कहेंगे आप? दूसरी बात, इनके वरिष्ठ नेता जो आजकल मंत्री भी हैं, मंत्री भी नहीं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनका आप जानते हैं कि जब वोट पे बैठते थे तो कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहीं चूड़ियाँ भेजा करते थे, कहीं मालाएं भेजा करते थे, कहीं बैठ के बताया करते थे कि नहीं गद्दी छोड़ो। राजस्थान में MP में मुख्यमंत्री थे, जब पेट्रोल 2 रुपये बढ़ जाए तो साइकिल लेके चला करते थे। अब इनसे ये पूछिएगा इनकी मानवता है या नहीं है? मानवता कहाँ है? आप सरकार में बैठे हैं, आप एक बात बताइएगा कि डीजल पेट्रोल बढ़ते हैं, आप इनसे प्रवक्ता महोदय जी इनसे यह पूछिएगा इस समय कच्चे तेल की कीमत कितनी है, इनसे पूछिएगा। जब पूर्ववर्ती में सरकार रही है कच्चे तेल की कीमत जबकि ज़्यादा थी तब भी डीजल और पेट्रोल कम में मिलने का काम किया। इनसे पूछिए आज कच्चे तेल की कीमत क्या है। फिर भी जिस तरीके से जनता को निचोड़ने का काम कर रही है तो केवल भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनको पता है कि जैसे कि इनको पता है किसान रोटी खाएगा, किसान डीजल का उपयोग करेगा, जो मूलभूत जरूरत सुविधाएं उनको पूरी तरीके से निचोड़ कर केवल अपनी तिजोरियां भरने में लगी है। सरकार होती है, सरकार जब हम आप चुनते हैं तो जल्दी बात खत्म करिए, जल्दी बात खत्म करिए, समय कम है, मैं बात पूरी होने दीजिए, समय कम है, जल्दी बात रखिए अपनी। किसी ने अपने सरकार के मैनिफेस्टो होते हैं, सब लोग अपने मैनिफेस्टो को अपना आदर्श मानते हैं, अपना धर्म मानते हैं। इनका एक भी मैनिफेस्टो में अगर एक भी बात कही भी अगर पूरी हो जाए तो आप समझ लीजिएगा केवल जनता को मूर्ख बनाने का अगर कोई काम किया जाता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी में यहाँ एक प्रतियोगिता चलती है कि सबसे शानदार झूठ, सबसे दमदार झूठ और सबसे प्रभावशाली झूठ कौन बोलेगा। जो इतने शानदार झूठ बोलता है वो उसी हिसाब से उसको वही पद पे आसीन। मैम अपनी बात रखिए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सच के आधार पर कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी ने कोई झूठ नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों वर्षों पुराने मुद्दे जो अभी तक किसी की सरकार में पूरे नहीं हुए, जो 70 सालों से नहीं हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कम समय में करके दिखाया। 35A 377 मुस्लिम मैडम जी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। किशन जी गलत बात, किशन जी गलत बात, आपके बीचों को नहीं बोलनी थी, उनकी बात पूरी होने दीजिए। बोली थी थोड़ा बीच में। चलिए आप मैम बात रखिए अपनी, बात रखिए। किशन यादव जी बात पूरी होने दीजिए, मैम बात रखिए। ऐसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे संकट के समय में भारत में मृत्यु दर सबसे कम है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। 135 करोड़ से अधिक की आबादी वाले देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन लेते हैं। क्या कहेंगे आप इसको? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना मजाक की बात है क्या? चलिए 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल सरकार देती है, कहां से देती है? कैसे गरीब आदमी को सरकार ऊपर उठाने का काम कर रही है, उनको सर्वाइव करने का दे रही है। इससे पहले किसने किया ये सब? रही बात किसानों की MSP 1.5 गुना बढ़ा दी गई है। राजू राजपुर जी जवाब दीजिए, मैम की बात कर। देखिए सर, पहले तो मैं सबसे पहले भारत टीवी के सभी लोगों को बधाई दूंगा कि उन्होंने हम लोगों को बुलाया और बहुत अच्छा मुद्दा हमसे पूछा। मेरा मानना है कि बीजेपी है वो पूंजीपतियों की पार्टी है
क्योंकि इनका मेन उद्देश्य ये है कि किसान, आपको पता है अभी अटारी सीमा पर और सिंधु बॉर्डर पर जो धरना प्रदर्शन किसान कर रहे थे, वहां पर ट्रैक्टर जो बड़ी एक रैली, ट्रैक्टर की रैली हुई, मेन इनका उद्देश्य पीछे छुपा होता है, इनका मेन उद्देश्य है किसानों को वहां से हटाना। अगर पेट्रोल, आपको सब लोगों को पता है पेट्रोल के दाम कितने हैं, 100 के ऊपर पार होने वाले हैं, क्योंकि अगर किसान सबसे ज्यादा अगर डीजल और पेट्रोल अगर लेता है तो सबसे ज्यादा किसान लेता है। आज हमारी प्रवक्ता आई है भाजपा से, हम उनसे बहन जी से पूछना चाहते हैं, आप भी गृहस्थी, आप भी रसोई में जब जाती हैं, आज गैस सिलेंडर कितना है? 734 रुपए था, आज 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। इससे लोग, महिलाओं को दिक्कत होती है। और बेरोजगारी, आप दाल का किस रेट है, प्याज किस रेट है, ये किसी से छिपा नहीं है। रोजगारी रोज बढ़ रही है, महंगाई रोज बढ़ रही है, ये कोई सुनने वाला नहीं है। ठीक है, ज्योति जी बात रखिए अपनी। हमारे देश ने इतना संकट देखा, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में किसी भी जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होनी दी माननीय मोदी जी ने। एक ऐसे युग पुरुष है, एक ऐसा व्यक्ति हमारे देश की गद्दी पर बैठा है जो सबकी सहूलियतों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। सबका साथ और सबका विकास हम मात्र कहते नहीं है, हम उसको करते भी हैं। जो भी हमने वादे किए वो हमने सारे वादे पूरे किए, कोई वादा अधूरा नहीं छोड़ा। और रही भाई साहब अभी बात कह रहे थे कि पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, ये इंटरनेशनल ओपन मार्केट का मुद्दा है। सस्ता होगा तो सस्ता मिलेगा, महंगा होगा तो महंगा मिलेगा। हम भी चाहते हैं सस्ता हो जाए, हम नहीं चाहते कि महंगा हो जाए, हम कब कह रहे हैं कि महंगा हो जाए, लेकिन कहीं पर हम सहूलियत दे रहे हैं तो कहीं पर अगर 1% असुविधा जरा सी हो भी रही है तो उसको हम कुछ समय के लिए देख सकते हैं, क्योंकि हमें और भी लोगों को देखना है, हमें सबको बराबर लेकर चलना है, हमें सबका विकास करना है। एक व्यक्ति विशेष का विकास नहीं करना है, हमें पूरे राष्ट्र का विकास करना है, पूरे देश का विकास करना है। हम सिर्फ एक व्यक्ति की एक पर्टिकुलर चीज पर आकर अटक जाएंगे तो हम बाकी काम कब करेंगे, क्योंकि हमें अपने देश को विश्व गुरु बनाना है। और जब देश आगे होगा तभी हम प्रगति कर पाएंगे, अपने व्यक्तिगत विकास से प्रगति कभी भी संभव नहीं है। ज्योति जी पेट्रोल की मूल लागत क्या है? एक्साइज टैक्स कितना लग रहा है? चलिए सतीश नागर जी जवाब दीजिए, अभी पेट्रोल की मूल लागत क्या है? 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपए थी और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में ये एक्साइज ड्यूटी 32 रुपए है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। आपने किसान का साथ 2 गुनी लागत कर दी, किसान को अपने हक के लिए धरने पे बैठना पड़ा। आज 85 दिन हो गए, आपने कड़ाके की ठंड में किसान के ऊपर पानी की बौछार डालने का काम किया, आपने उनको जगह से हटाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिसका नाम दीप सिद्धू है, जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में काम करता है, उसकी बड़े कद्दावर नेताओं के साथ फोटो देखी गई और उस व्यक्ति ने उस किसान आंदोलन को एक उपद्रवी रूप देने का काम किया है। अपने मन की बात रही, ये अपने मन की बात करते हैं। 2014 से पहले भी देश में जो देश की जनता थी उसे 2 रुपए चावल और गेहूं देने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। 2000 अभी कोरोना के नाम पर देश को लूटा गया और मजदूरों को उनके घर तक नहीं छोड़ा गया। जब कोरोना 22 जनवरी को राहुल गांधी ने कहा कि जो भी विदेश से व्यक्ति आ रहा है उसे एयरपोर्ट पे आइसोलेट होना चाहिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक कर रहे थे कि क्या ऐसा होगा, हम कोरोना से लड़ लेंगे? ये मन की बात थी। मैडम आपसे पूछना चाहते हैं। चलिए ज्योति जी बात रखिए, सतीश जी आपको रोकना चाहूंगा, मजबूरन मुझे आपकी आवाज कम करनी पड़ेगी। सतीश जी बात रखने दीजिए, अरे बात रखने दीजिए सतीश जी, गलत बात है, ये आवाज कम करिए। ऐसा नहीं होता है, गलत बात है। मैम अपनी बात करती हूँ। बात आई किसान के धरने की। एक किसान ऐसा बताइए जिसने धरना दिया हो, मात्र भ्रम फैलाने का कार्य हो रहा है। अगर किसान ने धरना दिया तो सब्जियां कहाँ से आ रही, सरसों की फसल खेतों में कैसे लहला रही? अभी मैं थोड़ी दूरी से आई, उतनी देर मैंने सारे खेत हरे भरे देखे। अगर किसान धरने पर बैठा तो ये सारे काम कौन कर रहा था, ये मुझे बताइए। एक किसान ऐसा बताइए जिसने धरना दिया हो। मात्र उन लोगों ने धरना दिया जो लोग सिर्फ भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। एक भी किसान धरने पर नहीं बैठा, सारे किसान अपनी फसलें उगा रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नियमित रूप से अपने सारे कामों को अंजाम दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी बात रखिए अपनी। तो यही तो हम इनसे पूछ रहे प्रवक्ता महोदय जी से, भारतीय जनता पार्टी के कि आप जी कह रहे हो कि किसान खेत में धरने पे कौन बैठा है, ये बात आपको अपने सहयोगी
मैम बात रखने दीजिए, बात रखिए अपनी। यही बात आप अपने सहयोगी अकाली दल पंजाब को समझा देती, यहाँ किसान है नहीं, धरना पे आपको छोड़ के क्यों जाते? आप यही बात राजस्थान के सांसद हनुमान बेनीवाल जी को आप समझाते, और जब किसान धरने पे थी नहीं तो सरकार कंफ्यूज थी, 11 बार तक बात क्यों करती रही? फॉर आपके प्रधानमंत्री कहते वन ऑफ ऑल वे, जब किसान थे ही नहीं तो वन ऑफ केल किनसे बोल रहे थे कि आप एक फोन कॉल की दूरी पे किनसे बोल रहे थे? इसका मतलब सरकार पूरी ठीक है। एक मिनट, हमने इनसे एक मूलभूत सवाल पूछा बजट के बारे में कि आपने ये कहा पिछले बजट में 2016-17 के बजट में कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम इधर उधर भटकाने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देश की ये हमारे आपके टीवी चैनल के माध्यम से सैकड़ों लोग, आपके हजारों जो लोग फॉलोअर्स होंगे वो देख रहे होंगे, इनसे केवल आप ये पूछिएगा एक स्मार्ट सिटी का नाम बताइएगा, एक स्मार्ट सिटी का। ज्योति जी जवाब दीजिए, बता दीजिएगा एक स्मार्ट सिटी का। जवाब देने दीजिए, काम करती है, जवाब देने दीजिए। ज्योति जी बात रखिए। और इनको ये नहीं मालूम होगा, इनको मेरी बहन को ये नहीं मालूम होगा कि आज कच्चे तेल की कीमत क्या है, और 2009 से लगा के 14 तक कच्चे तेल की कीमत क्या थी। तब अगर चाहते तो वो लोग भी ये कर सकते थे। आप जिस तरीके से देश को लूटने का काम कर रहे हैं सभी लोग जान रहे हैं, क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। पहले हमें लड़ना पड़ा घोरों से, अब हमें लड़ना पड़ रहा है चोरों से। बात रखिए, भारतीय जनता पार्टी देश को लूटने का काम कर रही है। माननीय मोदी जी के पास क्या संपत्ति गली गली में सो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी। रुक जाइए, बात रखिए। मात्र कहने मात्र से या अपनी आवाज ऊंची कर देने से, अपनी बात को कहने से वो बात सच की आवाज हमेशा ऊंची होती है। किशन यादव जी रुक जाइए, बात रखने दीजिए। क्या संपत्ति है माननीय मोदी जी के पास? अगर देश को लूटने का काम सरकार कर रही है तो क्या संपत्ति है? हम स्मार्ट सिटी पूछ रहे हैं, आप संपत्ति। अरे बात रखने दीजिए, स्मार्ट सिटी पूछिए ना, बात रखने दीजिए। मुद्दों से मत भटकाइए, जो हम बात पूछ रहे हैं उस पर बात बताइए। स्मार्ट सिटी कहाँ है? आप कह रहे हैं कि पहले स्मार्ट सिटी कहाँ है? चलिए स्मार्ट सिटी का जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटी का जवाब दीजिए। एक सांसद को गांव गोद लेने के लिए बोले थे, एक गांव की तस्वीर दिखा दीजिए हमें, हम यहाँ से बखान कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है। दिखाए हमें जो गांव गोद लिया, एक सांसद ने जो गांव गोद लेने का काम किया था, दिखाए हमें। स्मार्ट सिटी हमें दिखाए, 2 करोड़ लोगों का प्रतिवर्ष रोजगार में दिखाए। कोरोना महामारी में केवल कोरोना काल में केवल देश को लूटने का काम किया है। किशन यादव जी आपको रोकना चाहूंगा। मैम ऐसा कोई गांव बता दीजिए जो सांसद ने बोल लिया था और उस गांव की डेवलपमेंट हो गया। ऐसा कोई गांव बता दीजिए। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ ही ये है कि हम आत्मनिर्भर नहीं, हमें गांव। चलिए किशन यादव जी मैं पूछ रहा हूँ, हम किसी को बेरोजगार नहीं रखना चाहते, हमें मालूम है किसान किशन यादव जी रोकना चाहूंगा। किशन यादव जी नहीं छोड़ा, किशन यादव जी जो किसान थे, किशन यादव जो जी किसान थे वो रात में गाय खा रहे, घर से बचे थे, वो धरने पे थे। इनकी आवाज कम करिए। किशन यादव जी आप पहले बात पूरी होने दीजिए। सतीश नागर जी, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, आप लोगों को मौका मिलेगा, आप लोगों को मौका मिलेगा। किसान है नहीं। अरे बात रखने दीजिए, आप लोगों को मौका मिलेगा। नहीं कह रही हूँ कि अगर किसान धरने पर बैठे थे तो आप ये बताइए फसलें कौन उगा रहा है? तो 11 की बात क्यों कर रहे थे? किसान नहीं थे, किसान नहीं थे, 11 बात क्यों कर रहे थे? चलिए किशन यादव जी, किसान बैठे, विपक्ष ये कह रहा था। ज्योति जी मेरा आपसे सवाल है। ज्योति जी विपक्ष तो ये भी कह रहा सरकार सही नहीं चल रही है, मानिएगा। किशन यादव जी बात रखने दीजिए। हमें मालूम है काम पूरे कर किशन यादव जी देश को गलत बात है, आवाज कम करिए इनकी। किशन यादव जी की आवाज कम करिए, गलत बात है। विपक्ष का काम मात्र भ्रम फैलाना है। कहाँ सीए आएगा? मुस्लिमों की मेरे पास 5 सांसद, जब तक बात भ्रम फैला रहा हूँ, 330 सांसद ये देश को विश्वास में नहीं ले पाए। जब तक बात पूरी नहीं होगी आप बात नहीं कर सकते। इतना शाहीनबाग पे धरना हुआ, इतना बवाल हुआ कि सीए आएगा। आप शाहीनबाग पे आ गए, क्यों नहीं आएंगे? चलिए एक सवाल है। मुस्लिमों की नागरिकता जाएगी। जिसकी नागरिकता चली गई, एक नाम बता दीजिए। डॉक्टर ज्योति वर्मा, डॉक्टर ज्योति वर्मा, हिंदुओं की डॉक्टर ज्योति वर्मा, 15 लाख हिंदुओं पहले मेरे सवाल सुन लीजिए। किशन यादव जी, किशन यादव जी, किशन यादव जी, किशन यादव जी, किशन यादव जी आवाज क्यों करिए इनकी? पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। हिंदुओं की अगर सदस्यता कहीं से गई है तो आसाम से गई है। पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए, आवाज कम कर दो इनकी। ज्योति वर्मा जी, किशन यादव जी बात सुन लीजिए, बताइए डिबेट को बंद करते क्या अभी? बात सुन लीजिए। ज्योति वर्मा जी मेरा आपसे सवाल है, ज्योति वर्मा जी मेरा आपसे सवाल है। चलिए आज बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। कितना रोजगार मिला है युवाओं को? युवाओं को रोजगार, हमने जितने युवा जिस योग्य थे, जिस तरह की उनकी
क्वालिफिकेशन थी, उनकी योग्यता थी, उसके अनुसार उन्हें रोजगार भी मिल रहे हैं। और जो लोग रोजगार से वंचित रह रहे हैं या जो इस योग्य हैं कि वो आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग कर सके, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बैठे। रोजगार का मतलब मात्र नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपनी जीविका चलाने के साधन जुटा सके और अपने साथ में 10 और लोगों को रोजगार दे सके। मात्र हम अपनी एक नौकरी पाने के बाद और 10 लोग बेरोजगार रह जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। भाजपा सरकार ने कितने रोजगार दिए हैं? एक रोजगार गिना दीजिए, एक रोजगार गिना दीजिए। चलिए सतीश नागर जी, मैं आपको बताऊं कि अभी आपने कहा, अभी हमारे साथी किशन यादव ने पूछा कि आदर्श सांसद गांव के नाम के साथ आपकी एक योजना चली थी। हर सांसद ने एक गांव लिया था, उसमें एक गांव था महेबा, और उस महेबा की तस्वीर आज से 100 साल पहले जैसी थी उसी तरह की आज तस्वीर है। पहली बात सुनिए पुष्पेंद्र जी, ध्यान जी, मैं किसी भी अपने साथी के बीच में बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज आप बताएं, आपने योग्यता के आधार पर भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ की। आपने 25 ऐसे लोगों को आईएएस बनाया, 25 ऐसे लोगों को आईएएस बनाया जो पूंजीपत घराने से थे, आपके लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। क्या ये रोजगार मिला है? रोजगार मिला है चंद पूंजीपतियों से, गौतम अडानी, अंबानी जैसे लोगों को, जिन्होंने किसान के मतलब उद्योगों को, किसान की फसल को और किसान की खेती को बर्बाद करने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आप बैठी हैं हमारे बगल में, मैं पूछना चाहता हूं, आप हमें ये बताइए, जब आपसे पूछा जाता है स्मार्ट सिटी का नाम, आप शाहीन बाग की बात करती हैं। जब आपसे पूछा जाता है बेरोजगारी के बारे में, तब आप महंगाई बताती क्यों नहीं कि महंगाई देश में? आप दूसरी बात मुद्दों को नहीं भटकाइए। मैं पूछना चाहता हूं कि आज देश का युवा कहां खड़ा है? आप जब हम उससे रोजगार की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मन की बात में पकड़ों की बात करते हैं। देखिए, जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया, ज्योति वर्मा जी, जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो इटावा के शास्त्री चौराहे पर जो मजदूरी करने जाते, जब हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया तो पता यह चला कि कोई बीटीसी करे है, कोई बीएड करे है, कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट करे है, फिर भी 200-300 रुपए की मजदूरी में जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? बीएड किया है, बीटीसी किया है और मजदूरी पर जा रहा है, ऐसा इतने सारे लोगों के लिए मुझे तो नहीं लगता है कि इतने लोग ऐसे बीटीसी और बीएड करके मजदूरी करने जा रहे हों, क्योंकि बहुत अच्छे से स्कूल है, बहुत प्राइवेट स्कूल है, सारी चीजें सरकारी नहीं होती हैं और वो उनमें जॉब भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मजदूरी करने जा रहे हैं, तो ये बात तो, ये हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया है, दिखा देंगे आपको। चलिए बात रखिए श्री कृष्ण यादव जी। हम भारतीय जनता पार्टी से अच्छी तो कांग्रेस को मानते, इन्होंने अपना गांव गोद लिया, कांग्रेस को तरस आया, उन्होंने कहा उनका सांसद बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, सुन तो लीजिएगा। आपने कहा कि हम महिबा गांव गोद लेंगे, कांग्रेस को तरस आया कि कहीं गांव गोद लिया छिटक गया विकास, वो जो भी एनकाउंटर मारा गया, तो कांग्रेस ने क्या किया, वो सांसद ही गोद ले लिया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो हम आगे बात करते हैं, ये बताने का काम करते हैं। इनसे मूलभूत हम जो जवाब पूछ रहे हैं, हम विपक्ष, मेरी हैसियत, इनको देश की जनता ने चौकीदार बनाया, अब ये चौकीदार करते करते सब भागीदार बन गए। आप ये बता रहे कि बीटीसी और बीएड आपकी टीम ने रियलिटी चेक किया है, आप वो तो इनको जो कहना चाहिए था, इनकी जो पार्टी का मानना है कि सब लोगों को अपने आत्मनिर्भर बना दिया, ये यही आत्मनिर्भर है क्या? यही इनके सपने का भारत है जो ये कहा करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि अच्छे दिन आएंगे? ये अच्छे दिन है कि बीटीसी के लोग अगर जाके अगर मजदूरी कर रहे, अच्छे दिन है? ऐसे अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए, हमें अपने पुराने दिन चाहिए। और मैं ये कहता हूं, समाजवादी पार्टी हमेशा आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हमारे नेता कहा करते हैं कि जिस दिन संसद सड़क सूनी हो जाएगी, संसद आवारा जाएगी। समाजवादी पार्टी का जन्म ही सड़कों पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ ले, अगर अन्याय नौजवानों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, तो ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रही है और करती रहेगी। जैसा कि अभी आपने देखा, जिस तरीके से नारा देते बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आपने नहीं देखा परसों उन्नाव में? ऐसा एक भी दिन शांत नहीं जाता। लोग अगर एमपी से चले, अगर ये पूछें कि किसी को एड्रेस नहीं पूछना पड़ेगा कि आप कहां से आते हो, अगर लोगों को समझ में आ जाए कि रात में अगर कोई माँ अगर थाने में न्याय मांगने के लिए जा रही है तो समझ लीजिएगा उत्तर प्रदेश ही होगा। अगर किसी को उत्तराखंड से आना हो, कोई ये पूछे कि हमें उत्तर प्रदेश जाना, किसी को नहीं पूछना पड़ेगा, वो केवल ये पूछ ले कि कहाँ रात में बेटियां जलाई जाती बिना परिवार की सहमति से। आप साथियों समझ जाना कि उत्तर प्रदेश है। ये ऐसे प्रदेश की कल्पना की बात कर रही है, राम राज्य की। हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से मंदिर बना, हमने स्वागत किया क्योंकि हम लोग कानून पर विश्वास करते हैं। लेकिन हम साथ में ये भी चाहते हैं कि देश ही पूरा मंदिर बन जाए। लेकिन इनकी ये मानसिकता, ये मालूम है, इनको मालूम है। बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। कोई बेटी जलती है तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार को, प्रशासन, सरकार को।
प्रशासन किसका है? नहीं, बेटी प्रशासन का- किसका है? नहीं। डीएम पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन किसका है? बात रखने दीजिए भाई, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। ज्योति जी बात पूरी रखिए। उसका जिम्मेदार कौन है? एक बेटी मारी गई, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। तो आप कह दीजिए ना कि मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदार। बात पूरी होने दीजिए श्री किशन यादव जी, बात पूरी होने दीजिए। ज्योति जी बात रखिए। क्या हम अपने बच्चों को वो संस्कार देते हैं जो बेटी को देते हैं? क्या वो संस्कार बेटे को देते हैं? क्या लड़की से कहते हैं कि रात को 9 बज गए आप वापस घर आ जाइए? लड़के से कहते हैं क्या? लड़कों से तो ये कह दिया जाता है अरे लड़के हैं उनसे तो भूल हो जाती है। जब इस तरह से भूल लड़कों से हो जाती है तो सरकार कहाँ पर दोषी है? जो लड़के भूल करते हैं उन लड़कों को संस्कार सिखाना चाहिए, उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि जैसे तुम्हारी बहन की इज्जत है वैसे दूसरी भी बहन और बेटे की इज्जत है। जब हम अपने बेटों को संस्कार देंगे तब ये देश सुरक्षित होगा। मात्र सरकार अगर सुरक्षित करना चाहेगी तो क्या हो जाएगा? अगर देश का एक नागरिक जिम्मेदार नहीं होगा, आम जनमानस जिम्मेदार नहीं होगा तो कैसे काम होगा? हमें पूरी सरकार के साथ सहयोग करना। अगर हम जिम्मेदारी नहीं उठाते, सरकार नहीं आती है किसी लड़की का रेप करने, किसी लड़की को परेशान करने। आप में से ही हम में से ही कोई एक आम जनमानस होता है। यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उस व्यक्ति को देखें कि वो व्यक्ति कहां से है, वो व्यक्ति ठीक क्या कर रहा है, ठीक है, आप सभी को रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा बयान आया है, देखिए ये रिपोर्ट। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतें से आज जनता परेशान है। सरकार इस वसूली में लगी है, जनता को राहत पहुंचाने के बारे में नहीं सोच रही। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को आह्वान किया है कि एक बंद किया जाएगा। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में सरकार को जगाने का प्रयास किया जाए और सब इसमें शामिल हो। चलिए बात रखिए ज्योति जी अपनी। उन्नाव वाले केस को लेकर आप अपनी बात रखी थी, बात रखी अपनी। मैंने अपनी बात पूरी स्पष्ट कर दी है। चलिए श्री कृष्ण यादव जी, श्री कृष्ण यादव जी, मेरी बहन प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की भूली जाती है, कहां से शुरू करें कहां से खत्म क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि ये कोई नई बात थोड़ी है। कब पता चले, कब ब्रेकिंग न्यूज आ जाए इस तरीके की, क्योंकि इनको मालूम है। अगर आप जिस तरीके से कह रहे हो कि संस्कार देना चाहिए, संस्कार आप कुलदीप सिंह को दीजिएगा। चलिए अब आपको किशन यादव जी आपको रोकना चाहेंगे, ज्योति जी आपको भी रोकना चाहेंगे। जी राजू राजपूत जी आप अपनी बात रखिए। देखिए मैं अपनी बहन प्रवक्ता ज्योति जी से पूछना चाहते हैं। अभी ज्योति जी ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर जो किसान है वो किसान नहीं है, किसान अपने खेत पे काम कर रहा है। देखिए उन्नाव केस की बात हो रही है, उन्नाव केस की बात करिए, मुद्दे से न भटकिए। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ जी, मैं ये इनसे पूछना चाह रहा हूँ, मेरा एक बहन से मेरा एक सवाल तो ले लो कि गांव गोद लिए पे हुए कहाँ है, स्मार्ट सिटी कहाँ है बजट की? हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। चलिए रोकेंगे आप सभी को। सतीश जी, पुष्पेंद्र जी, उन्नाव जाने से पहले आप इटावा जाइए। एक पुलिस वाली महिला दूसरी शिक्षक महिला पर किस प्रकार का अत्याचार हुआ है। हमारी सदर विधायक महिला है, हमारी भरतना विधायक महिला है। और जब हम लोगों ने एसपी साहब से ये शिकायत की, उसके बाद आज हमारे कठेरिया साहब का एक बयान आया कि हमने इस कार्रवाई में उस महिला आरक्षी को निलंबित करवाया है। मैं चाहता हूं, मैं आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से भी मांग करता हूं, और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, मैं चाहूंगा कि हमारा आज का समय सही जो आया है वो हो जाएगा कि उस महिला आरक्षी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये सरकार बताने का काम करेगी, प्रशासन बताने का। ज्योति जी बात रखिए, बात रखने दीजिए। यदि किसी ने कोई दोष की है, अपराध किया है और वो दोषी है तो निश्चित रूप से उसके लिए कार्रवाई। आप नारी सशक्तिकरण की बात सतीश जी गलत बात है, बात रखने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। यदि दोषी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, और नहीं है तो बिना जो दोषी नहीं है उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों होगी? मेरा कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने, यहाँ पे उनके नुमाइंदों ने, माननीय योगी जी के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन लोगों ने उस शिक्षक महिला पर हुए उत्पीड़न की तत्कालिक कार्रवाई प्रशासन द्वारा क्यों नहीं करवाएगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब हम दे रहे हैं, इसलिए नहीं करवाएगी जिस दिन प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना बंद कर देगा, उसी दिन उस महिला आरक्षी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। चलिए अब गैस पे बात कर लेते हैं। आप भी एक महिला हैं और उज्ज्वला गैस कनेक्शन घर घर दिए गए थे, गरीबों को दिए गए थे। बड़ा सवाल यह बनता है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर तो दे दिए गए, मगर अब गैस की जो महंगाई हो गई, गैस लगातार बढ़ रही है,
गैस 830 रुपए का सिलेंडर हो गया, वही गरीब लोग कैसे भरवाएंगे? ये ज्योति वर्मा जी, बड़ा सवाल है, इस पे जवाब दीजिए आप। देखिए, लॉकडाउन के दौरान जो सिलेंडर दिए गए थे, उन सिलेंडरों में मुफ्त गैस भी भरवाई गई है और महिलाओं को एक बार की एक बार 3 महीने तक लगातार। अच्छा जी, ठीक है, बात आगे रखिए। उसके बाद महिलाओं को 3 महीने तक लगातार उन्हें पैसे भी दिए गए हैं जो उनकी निधि में आए हैं, उनके खाते में आए हैं। तो वो कोई महिला ऐसी नहीं है जिसका खाता खुला हो जीरो बैलेंस पर। पहले कहा करते थे लोग कि जीरो बैलेंस पर खाता खुलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही है। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी के समय महिलाओं को 1500 रुपए मिलते हैं, किसी गरीब महिला को तो 1500 रुपए बहुत मायने रखते हैं। जिस समय वो घर में बैठी है और उसने कोई काम नहीं किया, उसके पास कोई काम नहीं है, तो सरकार ने वो 1500 रुपए दिए हैं। और इस बार भी पहले 8000 करोड़ परिवारों को जोड़ा गया था, इस बार भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो 1500 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब तो गैस सिलेंडर जो है वो 830 रुपए हो गया, कैसे भरा जाएगा? वही गरीब व्यक्ति कैसे भरा पाएगा जिसके यहाँ खाने तक के लिए कुछ नहीं है? वो गैस सिलेंडर कैसे भरवाएगा? फिर से उसकी वही पोजीशन आ जाएगी, चूल्हे पर पकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, खाने तक के लिए कुछ नहीं, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार ने इतने दिनों तक लॉकडाउन रहा, नवंबर माह तक लोगों को 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दिया है, जिसमें गेहूं, चावल, चने, तेल, काफी चीजें उसमें रही, उनको बराबर से उपलब्ध कराया। और अभी भी वो राशन उन्हें 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो के माध्यम से मिल रहा है। तो गरीब वाली बात कहाँ से आ जाती है जब उन्हें राशन इतने कम दामों पर मिल रहा है, खरीदना ही नहीं पड़ रहा है। चलिए सतीश नागर जी बताऊं आपको, उज्ज्वला योजना का शुभारंभ सिर्फ देश में इसलिए किया गया कि अंबानी और अडानी बंधुओं के सिलेंडर बिके, उनकी गैस बिके। इसके बाद गरीब को गरीबी रेखा से गरीब आदमी को गरीबी रेखा से बाहर निकाल के हम ये बता दें कि इनके पास गैस सिलेंडर है। और ये उज्ज्वला योजना जस की तस उसी जगह पड़ी हुई है। आज भी लोग सिलेंडर को केवल म्यूजियम में रखने का किशन यादव जी बात रखिए अपनी। आप मेरा भाई बहन प्रवक्ता महोदय जी से एक आग्रह फिर है, इनसे आप जरा ये पूछिएगा कि इन्होंने जितने उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से सिलेंडर दिए, क्या उस एक सिलेंडर पर भी खाना पकता है या नहीं? आप जाइएगा, आज भी गरीब परिवार लकड़ियों पर खाना बनाने को मजबूर है। अगर सिलेंडर भरता भी हो तो जैसे तैसे आपने अपना सिलेंडर भरवा पाता है, आप सारी खर्चे काट कर। अभी इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1500 रुपये महीना देने का काम किया। आप हमें ये बताइए, कोरोना काल में पूरा घर बैठ गया, क्या कोई भी अपना घर 1500 रुपए से चला सकता है? क्योंकि सबको पता है कि कोरोना काल बात पूरी हो जाने दीजिए, मौका देंगे, मौका देंगे, समय कम बचा है, बात जल्दी रखिए। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों को पता है 3 की चीज, अगर कोई चीज 3 रुपए की आती है वो 30 रुपए में खरीदनी पड़ी है। आप 1500 रुपए में घर चलाने की बात है। किसी सांसद या विधायक ने 1500 रुपए में अपना घर चलाया है? किसी सांसद या विधायक ने? आप गरीबों पे मजबूर कर रहे हैं। और अगर आपने दे भी दिया है तो उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से अगर आप जाओगे तो एक आजकल स्कीम चल रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय लूट केंद्र, उस पर आप सिलेंडर भरवाने जाओगे तो पता चला कि जो दिया है वो तुरंत वसूली चल रही है, बराबर कर दिए जाओगे। चलिए राजू राजपूत जी आप बात रखिए। देखिए प्रसन्न जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये गैस सिलेंडर की ये जो बात कर रहे हैं, ये गैस सिलेंडर फिर इन्होंने अभी कहा कि मैंने इनको गेहूं दिए, चावल दिए लोगों को। क्या गेहूं या चावल से खाना बन जाएगा? मेरा मानना है कि सरकार को मौका दिया जाएगा। जी राजू जी बात रखिए। देखिए, खाना उससे बन जाएगा क्या? चावल, गेहूं से चावल खाना बन जाएगा बिना नमक के? क्योंकि टाटा नमक आपका 20 रुपए का आता, किसान का गेहूं 15 रुपए है और टाटा की उस पर मोहर लगी हुई है, टाटा बिरला की, इसलिए नमक 20 रुपए है। सरकार किसानों को और गरीबों को भटकाना चाहती है, सिर्फ पूंजीपतियों का काम कर रही है। ये अगर किसान का अगर ये नमक होता तो 2 रुपए 5 रुपए होता, और टाटा की मोहर लगी हुई है इसीलिए 20 रुपए है। ज्योति जी बात रखिए अपनी और जल्दी रखिए, समय कम बचा है। मैं अपनी बात को एक शब्द में समाप्त करूंगी और भाई साहब जो बैठे इनकी बात का जवाब भी दूंगी। 1 किलो चावल पकाने के लिए क्या 1 किलो नमक पड़ता है? ये अनुमान है कि आपने कभी भोजन बनाया है? 1 किलो चावल में मात्र 1 चम्मच नमक पड़ता है, जो 5 या 7 ग्राम मात्रा में होता होगा 10 ग्राम। तब 20 रुपए का आप रेशियो निकाल लीजिए। मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, साहित्य की विद्यार्थी हूँ मैं, तो नमक का रेशियो आप निकाल लीजिए कि 20 रुपए किलो नमक 2 रुपए किलो के चावल में कितना पड़ता है। आप
रेशियो निकाल लीजिए, आपको महंगाई का अंदाजा हो जाएगा। चलिए सभी लोग मुद्दे से भटकेंगे। सतीश नागर जी, सतीश नागर जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि हमारी बहन जी ने बताया, प्रवक्ता जी ने, कि भारतीय जनता पार्टी की गणित बहुत फास्ट है। कैसे दिखे मैं नहीं समझ पाया। इन्होंने पहले किसान फ्री होता था, शाम को अपने घर पे सोता था, आज उसे काम दे दिया, वो अपने खेतों पे जानवर रखाने का काम कर रहा है। पहले किसान सोचता था जो यूरिया जानवर, भारतीय जनता पार्टी ने इसी बात रखने दीजिए ज्योति जी, 245 रुपए में मिलती थी। जो यूरिया 245 रुपए में मिलती थी वो आज 460 रुपए में मिल रही है। पहले वजन 50 किलो हुआ करता था, 45 किलो। तो गणित आपका तो बहुत कमजोर कैसे हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ज्योति जी मौका देंगे, मौका देंगे। आपने सुनेगी, आपने कहा कि चावल में, उनके कहने का मतलब ये है कि जब चावल, ज्योति जी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। ज्योति जी बात पूरी हो जाने दीजिए, मौका देंगे, मौका देंगे, मौका देंगे, मौका देंगे। ज्योति जी आवाज मौका देंगे आपको, बात पूरी लगी। दिन भोजन पकाएगा, 5-7 लोगों का परिवार एक सिलेंडर पे कितने दिन भोजन पकाएगा। आपने उज्ज्वला योजना में 1500 रुपए देने का काम किया, 1500 रुपए में कितना चावल आएगा, कितना गेहूं आएगा, कितना सरसों का तेल आएगा, नहाने का साबुन आएगा। चलिए आप हमें ये बताइए। चलिए किसने अभी बहन हमारी की बता रही थी, भाई गांव की भाषा में, किसान के पुत्र हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा गणित ग्राफिक्स के जरिए समझाया। हमें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि जब खाना बनाया जाता है परिवार का, तो 1 चम्मच उसमें नमक रहता है। अब इनसे जरा ये पूछिएगा कि जब 1500 रुपए मिले तो एक दिन के कितने हुए, इनसे पूछिएगा। चलिए मैथमेटिक्स की बाद में बात कर लेते हैं। ज्योति जी पहले जवाब दे दीजिए। ये तो मैंने सालों के हिसाब से गिनेगा, हमें मालूम है भाजपा हमेशा 1500 सालों में गिनाएगी। नहीं, ये तो पता ही अच्छी तरीके से, क्योंकि अच्छी तरीके मतलब से चीजों का अर्थ निकालते हैं। अरे आप निकलवा रहे हैं, आप बता रही है ना, आप बता रही हैं। चलिए आप सभी लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, आप घर की बातों में पहुंच गए, चम्मच नमक ढूंढने लगे। चलिए मैं मुद्दे की बात कर लेता हूं, मैं मुद्दे की बात कर लेता हूं। सुन लीजिए यादव जी, सुन लीजिए, आपकी मजबूरी में आवाज तो करनी पड़ेगी। सुन लीजिए सतीश नागर जी, ज्योति जी बात सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल मेरा ये है, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, यानी पूरे भारत के लोग नेपाल पेट्रोल डलाने जा रहे हैं, जबकि नेपाल में पेट्रोल की जो लागत है वो 70 रुपए है, जो 70 रुपए मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग वहाँ पेट्रोल डलाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? अभी तो पेट्रोल के दाम पूरी तरह से बढ़ के भी नहीं आए और अभी से बढ़ेंगे, मतलब और बढ़ेंगे, इसका मतलब और बढ़ेंगे, 100 का पार कर जाएगा। अभी बढ़े ही नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सीता मैया क्या डरवाने जा रही है, कोई बुराई किसी की जेब पर अभी कोई बजट नहीं आया, लेकिन उसके पहले से चिल्लाना शुरू कर दिया। क्यों बजट क्यों नहीं आया? चलिए सतीश नागर जी बात रखिए। लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ज्योति बात अगर 100 रुपए होता है तो लोगों की जेब पर कोई वजन नहीं है। आप ये कैसे कह दे रही हैं, जब कांग्रेस के टाइम में, चलिए समय बहुत कम बचा, आप सिलेंडर सड़क पर रख के आप धरना करते थे। सिलेंडर देने का काम क्यों नहीं किया? ज्योति जी आपके बीच में ये बोल रहे थे क्या? बात पूरी रख दीजिए। कांग्रेस ने जितने भी प्रतिष्ठान स्वतंत्र भारत से बनवाए थे, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने बेचने का काम किया। आप स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि घर की नाकारा औलादें विरासत को बेचने लगे, तो आज वही समय आ गया। बहुत बधाई, भारत समाचार के माध्यम से आपने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी नकारा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। चलिए समय पूरा हो गया, आप सभी लोगों को रोकना चाहेंगे। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में तमाम लोग थे, तमाम प्रकार की चर्चाएं हुई हैं, बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।